सागर सर हिस्ट्री क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, जैसा कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में पढ़ रहे थे, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, वैसे ही एक ऐसा टॉपिक आता है जिसमें से हर तरीके की परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे वो कोई सी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, एसएससी लेवल की हो, राजस्थान लेवल की हो, कोई सी प्रदेश की लेवल की हो, यानी कि जो भी पुलिस वगैरह है, पटवारी वगैरह है, सारी जो आरएस वगैरह जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें सब में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए, इसमें से एक एक जो क्वेश्चन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, जैसे मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात ना करके मैं सभ्यताओं की अगर बात करूं कि सभ्यता है क्या, कहां पनपती हैं ये सभ्यताएं, तो देखिए ये जो सभ्यता है, दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं, उन सभ्यताओं में एक चीज कॉमन होगी, वो सब सभ्यताएं किसी ना किसी नदियों के किनारे विकसित हुई होंगी। फैक्ट है ये रियल फैक्ट है। इसके अलावा हम अगर इस सभ्यता की बात करें कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता ये कहां पर है, क्या है, इसके विषय में जानकारी क्या है, और देखिए जिसमें से जो विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए, मैं साथ ही साथ आपको यही बताता चला जाऊंगा। कोई स्पेशलाइज कोई पार्टिकुलर रूप से बता नहीं रहा हूं, इसमें ही बताता चला जाऊं कौन सी परीक्षा में क्वेश्चन कहां पूछा गया, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका। अब देखिए, जैसे अगर इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, मैं इसके उपनाम ले रहा हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस किस नामों से जाना जा सकता है, मैंने कहा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस किस नामों से जाना जा सकता है, तो देखिए ये इसके उपनाम, यहां उपनाम, इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। इसके अलावा इस सभ्यता को हम सेंधव सभ्यता भी कह सकते हैं, सेंधव सभ्यता। इसके अलावा इस सभ्यता को हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं। देखिए, मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता को और कई नामों से जाना जा सकता है, जैसे हम इसे हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, सेंधव सभ्यता कह सकते हैं, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कह सकते हैं। अब देखिए, ये तो उपनाम हो गए, कॉमन बात हो गई, लेकिन इनमें से कैसे शब्द पूछे जाएंगे। अगर आपसे अगर ये पूछ जाए कि भाई ये सिंधु सभ्यता जो है इसका सबसे प्राचीन नाम कौन सा है, सबसे प्राचीन नाम, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम है, ये इस सभ्यता का सबसे प्राचीन नाम माना जाता है। एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए। मैंने कहा अगर इस सभ्यता का सबसे प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता ही नाम लेना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का एक वैधानिक और प्रमाणिक नाम कौन सा है, तो आपको इसका नाम लेना है। ये जो हड़प्पा सभ्यता नाम है, यानी कि ये प्रमाणिक नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन नाम कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन प्रमाणिक पूछ जाए, या फिर मैं एक शब्द ले लेता हूं वैधानिक पूछ जाए, तो आपको ये कह देना है कि हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ जाए कि भाई इस सभ्यता का भौगोलिक नाम कौन सा है, तो आपको वहां करना है सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है इस सभ्यता का भौगोलिक नाम है, भौगोलिक नाम। मैंने कहा 3 नाम आ गए आपके सामने, 3 क्वेश्चन हो गए बराबर। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन नाम हो गया, प्रमाणिक और वैधानिक नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता ये इसका भौगोलिक नाम हो गया। सेंधव सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि विद्वानों के अनुसार ये माना गया है कि ये जो सिंधुवासी लोग थे, ये पंजाब जो प्रदेश है
पंजाब जो प्रांत है वहाँ सप्त सैंधव जो प्रांत बोलते हैं उसको, वहाँ के रहने वाले थे, इसलिए इसे सैंधव सभ्यता कह दिया गया। ठीक है, ये तो इसकी उपनाम हो गई। लेकिन देखिए ये सभ्यता जो है, अगर आपसे ये पूछ जाए कि भाई ये सभ्यता के नाम हो गई है, लेकिन सभ्यता के केंद्र कहाँ पर है, ये कहाँ पर विस्तृत है, कहाँ पर फैलाव है इसका, तो आपको ये करना है कि सिंधु सभ्यता के जो केंद्र हैं वो पंजाब और सिंध में है। मैंने कहा इसके केंद्र अगर पूछ जाए तो पंजाब और सिंध में है, लेकिन मुख्यतः अगर और पूछ जाए, दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, आपसे ये पूछ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्यतः केंद्र हैं, तो आपको आ में ये हो और बा में ये हो, तो आपको सिंधु कर देना है, सिंध कर देना है मुख्यतः में। वैसे एक में आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये सभ्यता यहाँ फैलने के बावजूद अपने दक्षिणी पूर्वी भाग, अपने दक्षिणी पूर्वी भाग यानी कि अपने दक्षिणी और पूर्वी भाग, देखिए और किन किन जगहों पर इनका फैलाव है, जैसे बलूचिस्तान, मैं इसे अंग्रेजी में लिख देता हूं बलूचिस्तान, इसके अलावा गुजरात, इसके अलावा राजस्थान, इसके अलावा हरियाणा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और इसके अलावा अफगानिस्तान तक विस्तृत है। इतने प्रदेशों में फैली हुई है। लेकिन देखिए मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र पंजाब और सिंध में है, मुख्यतः सिंध में है, लेकिन यहाँ फैलने के बावजूद ये अपने दक्षिणी पूर्वी भाग बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान वाला एरिया आता है, फिर उसके बाद में भारत में घुस जाते हैं, ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान तक विस्तृत है। लेकिन अगर आपसे यही ये पूछ लिया जाए कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके कुल कितने प्रांतों में फैली हुई है, अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए, वैसे तो सब प्रांत ही हैं ये लगभग, लेकिन अगर आपसे पूछ जाए कि कुल कितने प्रांतों में, तो आपको वहां छांट कर, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर 7 प्रांत कर देना है, फिर सबको नहीं लेना है, फिर आपको 7 प्रांतों में कर देना है। अब देखिए 7 प्रांत कौन कौन सी हैं, देखिए एक तो पंजाब हो गया, एक फिर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, फिर इस तरीके से कर देना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी तो प्रांत ही है भाई, यहाँ फैला हुआ है इसका। लेकिन अगर इससे पूछ जाए कुल कितने प्रांतों में, 7 प्रांतों में, तो 7 प्रांतों के नाम इस तरीके से है, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और जम्मू कश्मीर है। और वैसे आमतौर पे सामान्य जानकारी के लिए आप ये कह सकते हैं कि पंजाब और सिंध को छोड़कर फिर उसके बाद में ये बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान तक विस्तृत है। लेकिन और आगे अगर जानकारी पूछ ली जाए और आपसे पूछ ली जाए कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके आज तक, वर्तमान तक की बात कर रहा हूँ, कितने स्थलों में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, कितने स्थलों में खुदाई का कार्य हो चुका है, तो आपको फिर यहाँ करना है 1400 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। कितने स्थलों के बारे में? 1400 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। देखिए जैसा कि तुम्हारा राजस्थान बोर्ड के अनुसार बता रहा हूँ, 1400 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ जाए कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके ये कितने देशों में इसका फैलाव है, यानी कितने देशों में फैली हुई है, तो देखिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वतः ही समझदार हैं। देखिए पंजाब, सिंध ये पाकिस्तान में आता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है, ये पूरा हिंदुस्तान में आ रहा है, ठीक है, ये अफगानिस्तान। तो ये कुल मिला के इसका फैलाव जो है वो 3 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में है? 3 देशों में है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है? 3 देशों में। आप देखिए तीनों देशों के नाम, भारत,
पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 देशों में इसका फैलाव है। लेकिन यहां से और जानकारी पूछ ली जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई 1400 स्थलों को डिवाइडेशन करिए तीनों देशों में, तो आपको देखिए चुटकियों में काम है। ये यहाँ पर भारत में जो फैले हुए हैं 917 स्थल हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जो है वो 481 स्थल हैं। लेकिन अफगानिस्तान में अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर 2 स्थल हैं साहब। अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं। मैंने कहा भारत में 917 हैं, पाकिस्तान में 481 हैं, अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं। देखिए 2 स्थलों को यहीं पर क्लियर कर देता हूं मैं आपको। ये 2 स्थल जो हैं, एक तो सुरतगोई है और दूसरा है मुंडीगांव। यहां पर ये 2 स्थल हैं। ये मुंडीगांव जो है यहां से सबसे पहले नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर आपसे यही पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह पहला स्थल जहां से नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो आप ये कहोगे मुंडीगांव है, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। अब देखिए, चलो ये 3 देश हो गए, तीनों देशों में डिवाइडेशन हो गए स्थल। 2 स्थल हैं, 481 ये हैं और 917 भारत में है। अच्छा, यहां से देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है। अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल कौन से देश में है, तो आपको ये करना है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल भारत में है। सबसे ज्यादा स्थल किस में है? भारत में है। फिर सबसे कम किस में है? तो देखिए आपके सामने है सब, यहां सबसे कम स्थल है, यानी अफगानिस्तान में सबसे कम है और भारत में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में 481 है। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसकी ये सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है। कैसी? नगरीय। ये जो सभ्यता है नगरीय मानी जाती है। तो ये सभ्यता जो है ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है, तो आपको ये करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत की सबसे पहली नगरीय या शहरी सभ्यता माना जाता है इसको। ये सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। मैंने कहा ये कई प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हर तरीके की परीक्षा में कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न काल की सभ्यता है, तो वहां आपको आएगा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल। तो आपको वहां छांट के लिखना है कि कांस्य काल की जो है सभ्यता मानी जाती है। आमतौर पे केमिस्ट्री वगैरह जो आप पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि कांसा जो है ये तांबा और टिन को मिलाकर बनता है। तांबे का 75% हिस्सा होता है और टिन जो होता है वो उसका 25% हिस्सा होता है। इस तरीके से दोनों को मिलाकर कांसा तैयार किया जाता है। तो ये कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। इतिहास में पहला जो पार्ट आया वो पाषाण काल है, यानी पत्थरों काल, जिसमें आदमी ने पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया। जो कुछ था वो पत्थर पे ही था। इसके बाद आदमी ने कुछ समय पश्चात, जब लाखों अरबों साल बीत गई, तो बीत जाने के पश्चात आदमी ने पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और दूसरा पार्ट कहलाया ताम्र पाषाण काल। लेकिन फिर वो भी समय बीत गया। फिर उसके बाद में जो काल आया वो कांस्य काल, और इसमें ये सभ्यता रखी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। और देखिए फिर उसके बाद में वैदिक काल आएगा जो लौह काल की संज्ञा दी जाती है। फिर उसके बाद महाकाव्य काल। फिर धीरे धीरे करके हम जैसे प्राचीन इतिहास के क्रम में पढ़ते चले जाएंगे, फिर इसके बाद में टॉपिक को क्लियर करते चले जाएंगे। अच्छा देखिए, मैंने कहा यहाँ से 3 देशों में है, तीनों देशों के नाम ये आपके सामने हैं, याद हो गए होंगे। इनके स्थल हैं, सबसे ज्यादा है, सबसे कम है। इसके अलावा देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए
कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या कितनी है, तो आपको नगरों की संख्या 6 ले देनी है। कितनी है? 6। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा विवादित है, पर आपको मैं यहाँ डाउट क्लियर कर दूंगा आपको। मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें नगरों की संख्या आपको अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो 6 करनी है। इसके अलावा 6 के नाम देखिए, देखिए सबसे पहला जो आता है वो हड़प्पा है। इसके बाद दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा जो है चनहुदड़ो, चौथा जो है लोथल, पांचवा जो है कालीबंगा। बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, हर तरीका की परीक्षा में पूछा जा रहा है कालीबंगा। और इसमें छठवा जो है वो है बनावली या बनवाली। देखिए नगरों की संख्या, ये नगर हो गए, नगरों की संख्या पूछ ली जाए तो 6 है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली, ये 6 नगर हैं। इसके अलावा अगर बाय द वे कभी ऐसा विवादित क्वेश्चन आ जाए तो इसमें एक और नगर जोड़ देंगे और 7वां नगर हो जाएगा फिर धौलावीरा को माना जाता है। धौलावीरा को माना जाता है। मैंने कहा नगरों की संख्या तो 6 करनी है, बाय द वे कभी 6 नहीं आए तो 7 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर धौलावीरा को आपको जोड़ देना है। इसके अलावा देखिए ये उपनाम हो गए, कहाँ पर विस्तार है, कितनी स्थल हो गए इसकी, नगर कितनी है। ये भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है, कांस्य युगीन सभ्यता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इससे आगे चलते हैं। देखिए अगर आपसे इससे आगे ये पूछ लिया जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है, फिर इसकी राजधानियों की बात करते हैं। राजधानियां, सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियां, यहां से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर प्रथम राजधानी पूछ ली जाए, प्रथम राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कौन सी है, तो आपको ये कर देना है हड़प्पा है। पहली राजधानी हड़प्पा है। और ये जो पहली राजधानी है इसे कहने का जो श्रेय जाता है, श्रेय जाता है वो जाता है सर जॉन मार्शल। यानी ये जो है अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कौन सी है, हड़प्पा है, तो ये कहने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, सर जॉन मार्शल को जाता है। इसके अलावा देखिए अगर आपसे पूछ जाए कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी, दूसरी राजधानी पूछ जाए तो आपको कर देनी है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है। अच्छा ये कहने का जो श्रेय है वो भी सर जॉन मार्शल को जाता है। अगर आपसे पूछ जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की पहली और दूसरी राजधानी कौन सी, तो आपको ये कहना है पहली तो हड़प्पा है और दूसरी मोहनजोदड़ो है। ये दोनों जो बात हैं वो किसने कही है, सर जॉन मार्शल ने कही है। लेकिन अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है, पहले तो तीसरी राजधानी का नाम जान, तीसरी राजधानी तो आपको कहना है कालीबंगा है। देखिए यहां से अभी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी या हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा है, तो फिर आपको जो नाम लेना है
वो करना है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कहा है। मैंने कहा पहली दूसरी सर जॉन मार्शल ने कहा है, तीसरी अदानी कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने कहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी क्या है, व्यापारिक राजधानी, तो आपको वहां नाम लेना है लोथल। ऐसा क्या है? लोथल। मैंने कहा व्यापारिक राजधानी लोथल है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको ये करना है यहाँ S.R. राव के द्वारा कहा गया है। जी हाँ, S.R. राव के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी लोथल को कहा गया है, जहां से गोदीवाड़ा यानी गोदीवाड़ा और बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए। अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है बंदरगाह के साक्ष्य, तो गोदी के साक्ष्य तो आपको वहां करना है लोथल से मिले हैं। तो यहाँ व्यापारिक राजधानी कहा गया है S.R. राव के द्वारा लोथल। S.R. राव यानी कि शिकारीपुरा रंगनाथ राव के द्वारा कहा गया है। अच्छा, इसके अलावा इतनी राजधानी हो गई 4। लेकिन अगर आपसे ये पूछ जाए कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी जुड़वा राजधानी कौन सी है, जुड़वा राजधानी, तो फिर आपको जब जुड़वा है तो 2 का नाम लेना है। एक तो हड़प्पा और उसके साथ साथ लेना है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लेकिन ये किसने कहा है, तो आपको फिर वहां नाम लेना है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने इसे जुड़वा राजधानी कहा है। मैंने कहा अगर आपसे पूछ ले जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, और किसने कहा है जुड़वा राजधानी, ये पिगट महोदय के द्वारा कहा गया है, यानी स्टुअर्ट पिगट के द्वारा कहा गया है। ये तुम्हारी राजधानियों से क्वेश्चन बनते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, व्यापारिक राजधानी, फिर जुड़वा राजधानी, और इनको जो कहने का श्रेय है वो इनको जाता है, इनको जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये राजधानियों से क्वेश्चन बनते हैं आपके। चलिए स्क्रीन करिए स्क्रीनशॉट। अब इससे आगे की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और सामान्य जानकारी है, जैसे आकार वगैरह, क्षेत्रफल वगैरह कितना है, कहाँ इसका विस्तार है, किस तरीके से फैलाव है, लिपि कौन सी है, इसकी मोहरें कैसी होती थी, इसके अलावा इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, ऐसे सारे पॉइंटों के बारे में बात हम इस वाले यहाँ भाग पर करेंगे। देखिए, मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता सामान्य जानकारी चल रही है। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका आकार कैसा है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके लिए, घबराना नहीं है, तो आपको ये कर देना है कि इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। ऐसा है, ऐसे क्षेत्र में फैली हुई, इस ऐसे आकार में। लेकिन अगर ये नहीं आए तो आपको एक नाम और लेना है पिरामिडोनुमा। पिरामिडोनुमा, जी हाँ। देखिए मित्रों, इसका आकार हो गया त्रिभुजाकार या फिर पिरामिडोनुमा। लेकिन अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए आपसे कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, तो आपको एकदम घंटान पूछ लिया जाए तो आपको करना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये नहीं आए तो आप लगभग में आ जाए तो आप ये कर देना, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका पूरे का क्षेत्रफल है, लगभग में। वैसे एक्चुअल में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए, जो कि बढ़कर के अब वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितना है, तो आपको 15 लाख वर्ग किलोमीटर कर देना है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर वर्तमान में। लेकिन वैसे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है और लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है।
वर्तमान में आज बढ़कर ही 15 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। इसके अलावा देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, तो देखिए ये सिंधुवासी जो लोग थे ये अपनी बातों का जो आदान प्रदान करते थे वो भावों के माध्यम से चित्र बना बना के करते थे। तो इसको नाम दे दिया विद्वानों ने कि इसकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, तो आपको वहां कहना है कि भाव चित्रात्मक लिपि है। आप देखिए ये जो लिपि है इस लिपि को हम और भी नामों से जान सकते हैं। इसे चित्र लिपि कह सकते हैं। अगर ये नहीं आई तो और भी कई नाम आ सकते हैं इसकी लिपि, जैसे चित्र लिपि आ सकती है, ठीक है। ये नहीं आए और भी नाम आ सकता है, जैसे इसके सिंधु लिपि आ सकता है, सिंधु लिपि है, ठीक है। ये नहीं आए सैंधव लिपि आ सकता है। बात एक ही है, सभ्यताओं के ऊपर ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, सिंधु लिपि, सैंधव लिपि, ऐसे ही चित्र लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि। और देखिए ये लिपि जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी कि लेखन कला पूछ जाए तो आपको ये कर देना है दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये लिपि जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। अच्छा, दाएं से बाएं मतलब दाएं से इधर लिखी जाएगी। ये पहली पंक्ति हो गई। लेकिन अगर दूसरी पंक्ति लिखनी है तो ये दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, ऐसे करके एक आकार चलता रहेगा। इसे एक और नाम दे सकता हूं मैं इसे सर्पिलाकार कह सकता हूं। सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, सांप जैसे चलता है वैसी लिपि हो गई। ऐसे करके दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इस तरीके से सर्पिलाकार हो गई। अच्छा, इसको एक और नाम दे सकते हैं, बाय द वे कभी ऐसा आ जाए तो इसे गौमूत्रा लिपि कह सकते हैं। गौमूत्रा लिपि, गाय के पेशाब जिस तरीके से चलता है वैसे गौमूत्रा लिपि भी कह सकते हैं। कई नाम हो गए इसकी। देखिए सब नाम ही है, उपनाम है ये, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक है वो ये आता है, भाव चित्रात्मक। अगर ये नहीं आए तो देखिए इनमें से कोई भी आ जाए, और ये भी नहीं आए तो ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसलिए इसे बुस्ट्रोफेदम भी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बुस्ट्रोफेदम भी कहा जाता है। बुस्ट्रोफेदम, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है और ऑप्शन में से कुछ नहीं है, ये दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको ये कर देना है बुस्ट्रोफेदम है, ऐसे इस तरीके से कर देना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसकी लिपि में अगर अक्षर पूछ जाए कि भाई अक्षर कितने हैं इसकी लिपि में, तो आपको ये कहना है कि इसके जो अक्षर हैं वो 250 से 400 तक इसके अक्षर हैं, सब अक्षर है। इसके अलावा इसमें मूल वर्णों की जो संख्या है वो 67 बताई गई है। सब मैंने कहा इसकी जो अक्षरों की संख्या है वो 250 से 400 तक है लास्ट। इसके अलावा मूल वर्ण जो है इसमें 67 है सब, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके अलावा जैसे लिपि की बात की हमने, जैसे क्षेत्रफल की बात की, जैसे आकार की बात की, वैसे ही हम इसकी मोहरों की बात करेंगे। मोहरें कैसी होती थी? देखिए आमतौर पे ये मोहरें जो होती हैं ये एक सिक्कों की बात ही होती है। प्राचीन काल में आपने सुना होगा बड़े बूढ़ों के मुंह से मोहरें शब्द, तो ये सिक्कों की बात ही होती थी। जैसे हमारे कॉइन होते हैं वैसे ये मोहरें होती थी। इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं
वो कई प्रकार की धातु और विभिन्न प्रकार के आकारों में निर्मित होती थी। जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं, सोने की, चांदी की, तांबे की, पीतल की, ऐसी मोहरें होती थी। और इनका आकार भी, जैसे कई मोहरें ऐसे गोल होती थी, कई त्रिभुजाकार होती थी, आयताकार बना दी गई, वर्गाकार बना दी गई, ठीक है, धनके से चिन्ह की बना दी गई, इस तरीके से ऐसे गुणाके से चिन्ह की बना दी गई, इस तरीके से, इस तरीके की इसकी मोहरें थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मुख्यतः किससे बनी होती थी, तो आपको वहां नाम लेना है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी वो सैलकड़ी पत्थर से बनी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें सैलकड़ी पत्थर से बनी होती थी, जिनका मुख्यतः आकार पूछा जाए, वैसे तो अलग अलग आकार के हैं, लेकिन मुख्यतः आकार पूछा जाए कि इसका मुख्यतः आकार क्या है, तो आपको वहां कर देना है, मुख्यतः जो आकार था वो वर्गाकार। कैसी थी? वर्गाकार। ये मोहरें जो हैं, मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें सैलकड़ी पत्थर से बनी होती थी, जिनका मुख्यतः आकार वर्गाकार मिलता है। अच्छा देखिए, मोहरों से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोहरा से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं, सबसे ज्यादा मोहरें कहां से प्राप्त हुई? सबसे ज्यादा मोहरें, सबसे ज्यादा मोहरें जो प्राप्त हुई हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। लेकिन अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, लगभग 1200 के लगभग इसका आंकलन है, कई किताबों में 600 तक दे रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा मोहरें अगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो से करना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा अलंकृत मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं? सबसे ज्यादा मोहरें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, लेकिन अलंकृत मोहरें पूछ जाएं तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। कहां से? हड़प्पा से। लेकिन अगर आपसे यहीं से और एक अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में बटन के आकार की मोहरें, बटन के आकार की मोहरें, तो आपको वहां कर देना है लोथल से प्राप्त हुई है। किससे? लोथल से प्राप्त हुई है। मैंने कहा सबसे ज्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, अलंकृत मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, लेकिन बटन के आकार की मोहरें अगर पूछा जाए तो लोथल से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा देखिए, अच्छा वह स्थल जहां से कोई मोहरें नहीं मिली, मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कोई भी मोहरें प्राप्त नहीं है, नहीं हुई, आपको वहां कर देना है एकमात्र स्थल है रंगपुर। ये रंगपुर जो है, यहां से कोई मोहरे का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा देखिए और अन्य क्वेश्चन पूछ जाए, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कहां पर हुई? उत्पत्ति, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति किस देश में हुई? ऑप्शन में 4 होगी, लेकिन उसमें से आपको छांट के करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई वो भारत में हुई। कहां? भारत में दर्शानी है। इसके अलावा देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसका विस्तार कैसे हुआ, कहां पर है इसका विस्तार, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। देखिए यहां से आगे
देखिए अगर विस्तार पूछ लिया जाए, विस्तार, तो आपको वहां कर देना है। इसका जो विस्तार है, मैं आपको, वैसे तो इस तरीके से है इसका विस्तार, इस तरीके से, इस तरीके से है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। विस्तार, देखिए इसके सबसे ऊपर में जो स्थल है वो है मांडा, मांडा है, और ये स्थल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और यहां जो नदी बहती है वो चिनाब नदी है, चिनाब नदी है, चिनाब नदी है। ये नदी जो है सतलज की सहायक नदी मानी जाती है। इसके अलावा इसके दक्षिण में देखा जाए तो आपको वहां कर देना है, दामियाबाद है, ये महाराष्ट्र में है, यहां प्रवरा नदी बहती है। ये जो नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी मानी जाती है। इसके अलावा अगर इसकी पूरब में अगर बात करें तो आपको वहां कर देना है आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है, मेरठ यूपी में है, मेरठ यूपी में है। इसके अलावा यहां जो नदी बहती है वो हिंडन नदी है, हिंडन नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी मानी जाती है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इससे पश्चिम में स्थल कौन सा है, तो आपको वहां जवाब देना है सूतकांगे डोर है, सूतकांगे डोर। और ये स्थल जो है वो पड़ता है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। और यहाँ जो नदी बहती है वो है दाशक नदी, दाशक नदी, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी मानी जाती है। अब देखिए इस तरीके से इसका फैलाव है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, वैसे ये जो चित्र बना हुआ है इस तरीके से है, ये यहाँ पर मांडा है, यहाँ पर ये दामियाबाद आ गया, दहमाबाद एक ही बात है, यहाँ पर आलमगीरपुर आ गया, यहाँ पर जो है ये सूतकांगेडोर यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जो है, अब देखिए इतना छोड़ देते हैं, ये इस तरीके से है। चलो, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल कौन सा है, तो आपको ये नाम लेना है। दक्षिणतम स्थल दामियाबाद है, पूरब में आलमगीरपुर है, और पश्चिम में सूतकांगेडोर है। अब देखिए यहाँ से और क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये पूरब से लेके पश्चिम तक की अगर चौड़ाई पूछ लिया जाए तो आपको 1600 किलोमीटर कर देना है, 1600 किलोमीटर। लेकिन उत्तर से और दक्षिण तक की लंबाई चौड़ाई पूछ लिया जाए तो आपको 1400 किलोमीटर कर देना है, 1400 किलोमीटर। यहाँ से आलमगीर से और सूतकांगेडोर तक की 1600 किलोमीटर है, और यहाँ से मांडा से लेकर दामियाबाद तक 1400 किलोमीटर का है। लेकिन अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का अनुपात कितना है, अनुपात, तो देखिए अनुपात यहीं से आप निकाल सकते हैं। अनुपात यहाँ 1400 रखें, यहाँ 1600 रखें, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 2 से 7 आ जाएगा, ये 2 से 8 आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अनुपात कितना है, 7:8 है। अब देखिए मैंने कहा ये विस्तार हो गया, इसका आकार पड़ा, क्षेत्रफल देखा आपने, इसकी मोहरें लिपि देखी, इसके अलावा उत्पत्ति देखी, विस्तार देखा। विस्तार को स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। देखिए अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की
जैसे समय की बात करते हैं कि भाई इसका समय कितना है, फिर तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है, समय निर्धारण हर विद्वानों ने अपने अपने तरीके से बताया है। जैसे कुछ विद्वानों के अनुसार पूछ ले जाए या आ जाए तो आप किस तरीके से उनका जवाब देंगे। देखिए जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय निर्धारण है, मैंने कहा विद्वानों में मतभेद हैं, एक मत नहीं है, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे कि सर जॉन मार्शल, अगर आपसे पूछ जाए कि सर जॉन मार्शल के अनुसार कितना है, तो आपको वहां करना है। इसने बताया है कि सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व, ये इसके अनुसार समय निर्धारण है सिंधु घाटी सभ्यता का। इस समय ये जन्मी, इस समय ये खत्म हो गई। लेकिन अगर आपसे और अन्य पूछा जाए कि जैसे कि एक विद्वान है व्हीलर, पूरा नाम लिख लीजिए भले ही, मार्टिन व्हीलर। अब देखिए मार्टिन व्हीलर के अनुसार पूछ ले जाए तो इन्होंने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय निर्धारण है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व है। मैंने कहा सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व है। लेकिन मार्टिन व्हीलर के अनुसार पूछ ले जाए तो उन्होंने कहा है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व है। इन्होंने इसके बाद में ये भी बताया कि ये सभ्यता का विनाश हो गया, इसके बाद में फिर भारत में आर्य सभ्यता आ गई, यानी वैदिक काल यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा देखिए अगर आपसे और पूछ जाए, जैसे पराकाष्ठा समय पूछ जाए कि भाई इस सभ्यता का पराकाष्ठा समय क्या है, पराकाष्ठा समय, तो आपको वहां कर देना है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व, ये इसका पराकाष्ठा समय है। लेकिन इसके अलावा जैसे अगर धर्मपाल अग्रवाल के अनुसार पूछ जाए, धर्मपाल अग्रवाल ने जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय निर्धारण किया है वो क्या है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, ये धर्मपाल अग्रवाल के अनुसार है, डीपी अग्रवाल के अनुसार है। इसके अलावा अगर सीजे गौड़ के अनुसार पूछ जाए, सीजे गौड़ के अनुसार, तो इन्होंने जो सभ्यता का समय निर्धारण किया है वो किया है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, ये सीजे गौड़ के अनुसार है। इसके अलावा जैसे और भी अन्य इतिहासकार हैं, इनके अनुसार जैसे अर्नेस्ट मैके हैं, अर्नेस्ट मैके, अगर इनके अनुसार पूछ जाए तो आपको ये कर देना है कि साहब 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व है, 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व है अर्नेस्ट मैके के अनुसार। लेकिन अगर आपसे ये पूछ जाए, सभ्यताओं को मापने का एक मापदंड होता है जिसको अपन कहते हैं रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार, रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार इसकी जो शताब्दी है सिंधु घाटी सभ्यता की वो है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ये इसकी शताब्दी है पूरी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। बाय द वे कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की शताब्दी है, पार्टिकुलर नाम लेके पूछ जाए तो आप कर ही दोगे, लेकिन ये सब है ऑप्शन में, और आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की शताब्दी है तो आपको सबको छोड़कर रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार कर देनी है।
जो कि प्रमाणिक माना जाएगा। अब देखिए, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका सबसे पहले समय निर्धारण किसके द्वारा किया गया, तो आपको ये कहना है कि सबसे पहले समय निर्धारण सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? सर जॉन मार्शल के द्वारा। मैंने कहा अगर आपसे पूछ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले समय निर्धारण किसके द्वारा किया गया, तो आपको वहां कहना है कि सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछ जाए कि भाई ये रेडियो कार्बन C14 पद्धति है, इसका समय निर्धारण किसने किया है, तो आपको देखिए दोनों की शताब्दी सेम है, DP अग्रवाल और रेडियो कार्बन C14 पद्धति, इन दोनों की जो समय निर्धारण है वो सेम है। आप ये कह सकते हैं कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति का समय निर्धारण यहाँ धर्मपाल अग्रवाल के द्वारा किया गया है। लेकिन अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछ जाए कि भाई ये जो है सिंधु घाटी, ये रेडियो कार्बन C14 पद्धति, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो आपको वहां कहनी है इसकी उत्पत्ति USA में, यानी अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई। और अगर आपसे इसके जनक पूछ जाए कि भाई इसके जनक कौन है, जनक, तो आपको वहां करना है विलियर्ड लिब्बी। विलियर्ड लिब्बी को इसका जनक माना जाता है। इसके अलावा देखिए, मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के आपने कई तथ्यों के बारे में पढ़ा, इसका आकार है, क्षेत्रफल है, विस्तार है, लिपि है, मोहरे हैं, इसके जो तुम्हारा समय है। लेकिन अगर आपसे पूछ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का के निर्माता कौन थे, निर्माता, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, तो आपको वहां कर देना है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। कौन थे? द्रविड़। जो साउथ इंडियन लोग हैं, तमिल, जो कि तमिलनाडु में है, केरला में, उनको हम द्रविड़ कह सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं वो द्रविड़ों को माना जाता है। लेकिन खुदाई में सबसे ज्यादा जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सबसे ज्यादा साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो है भूमध्य सागरियों की, भूमध्य सागरियों की सबसे ज्यादा साक्ष्य। लेकिन वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में 4 प्रकार की जातियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 4 प्रकार की जातियों की अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ जाए, मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माता पूछ जाए तो द्रविड़ हैं, और सबसे ज्यादा जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं खुदाई में वो भूमध्य सागरियों के हैं। इसके अलावा इसमें 4 प्रकार की जातियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मैं इनको यही बता देता हूं। देखिए, एक तो द्रविड़ हो गया, आपका द्रविड़ हो गया। दूसरा भूमध्य सागरीय हो गई। तीसरा मंगोलाइड, मंगोलाइड हो गया। और चौथा एस्ट्रोलाइड, एस्ट्रोलाइड। ये 4 प्रकार की प्रजातियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, इसके बाद में इसकी विशेषता है, इसके स्थल हैं, और भी जो विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बाद में मैं आपको सारी जो बातें हैं बता दूंगा। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।